अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेरी क्विकली फर्स्ट सी कि हमने अभी तक क्या चीज़ पढ़ी हुई है, द लास्ट टॉपिक दैट वी स्टडीड, और वी हैव टू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट एंड सो वील कवर दोज न्यूमेरिकल्स। तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी टॉक्ड अबाउट वाज बेसिकली मेंबर स्टिफनेस। ठीक, तो अगर मैं थोड़ी सी पीछे की चीज़ बताऊँ आपको, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू सी जब एक बोल्टेड जॉइंट आप फॉर्म करते हैं, विच इज़ शोन हेयर इन द स्क्रीन। तो दिस इज़ जो बोल्ट, दिस इज़ अ नट, ठीक है। उसके बीच में मल्टीपल प्लेट्स पार्ट्स आप जोड़ सकते हैं उनसे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव अ बोल्टेड जॉइंट एंड दैट बोल्टेड जॉइंट हैज़ सम एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन इट, तो वी नीड टू नो कि क्या बोल्ट उस लोड को सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका कितना फ्रैक्शन है अप्लाइड लोड का जो कि बोल्ट बेयर कर रहा है, और कितना फ्रैक्शन है अप्लाइड लोड का जो कि आपके जो ज्वाइनिंग मेंबर्स हैं वो बेयर कर रहे हैं। फॉर दैट व्हाट वी हैव सेड इज़ कि हमें स्टिफनेस निकालनी पड़ेगी बोल्ट की और स्टिफनेस निकालनी पड़ेगी आपके मेंबर्स की, ठीक है। तो हमने बोल्ट स्टिफनेस की बात पहले कर ली है। बोल्ट स्टिफनेस से रिलेटेड वी हैव आल्सो लुक्ड एट ए न्यूमेरिकल, और अब हम लोग मेंबर स्टिफनेस की पे बात कर रही थी हमने लास्ट क्लास में। तो व्हाट वी सेड वाज कि जो आपके जो भी मेंबर्स होते हैं जो कि बोल्ट और नट के बीच में ज्वाइन हो रहे हैं, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिफॉर्मेशन between not between in the members in between the nut and the bolt, it, this the region that is affected is actually expanding as you move away from the bolt. So if this is your bolt, as you move away from the bolt जो affected region है वो increase हो रहा होता है. Similarly when you move away from the nut जो affected region है वो expand हो रहा होता है. This is a non-linear curve that we need to somehow model, ठीक है, कि जो region है वो इतना easily identifiable नहीं है. तो what people have done is that people have made simplified models of this thing, और उसके लिए what they have done is they have approximated this with a very simple linear increase and decrease in the affected region, ठीक है। तो बोल्ट से आपका जो भी affected region है वो linearly increase हो रहा है, और नट से भी linearly increase हो रहा है, एंड at the very center of the nut and the bolt जो भी आपकी grip length है उसके center पे you have the maximum affected region, ठीक है। इस मॉडल में what we also talked about कि फ्रस्टम्स की हम बात करते हैं, फ्रस्टम्स आर नथिंग बट ट्रंकेटेड कोन्स, ठीक। तो जो भी आपकी एक कोन का अगर आप टॉप से टिप उसकी फ्लैटन कर दें तो दैट बिकम्स अ फ्रस्टम। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम हर मेंबर के अंदर वी आर ट्राइंग टू सी कि जो भी आपका अफेक्टेड रीजन है जो कि डिफॉर्म्ड रीजन है, दिस डिफॉर्म्ड रीजन जो कि इधर डैश लाइन से शो है, this deformed region is actually going to contribute to the stiffness of all the members in between the nut and the bolt. So we need to first of all find out कि इस affected region की क्या stiffness है, और जब हम सारे मेंबर्स के सारे अफेक्टेड रीजन की स्टिफनेसेस निकाल लेंगे वी कैन ऐड द स्टिफनेसेस इन सीरीज। सो इसके अंदर हमने बात की थी कि देयर इज ए मॉडल पैरामीटर विच इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक पैरामीटर, ये सिर्फ एक मॉडल पैरामीटर है इसको जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी डिफरेंट वैल्यू से आपके मॉडल के रिजल्ट्स की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट विच एंगल एक्चुअली गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स, और ये हमने बात की हुई है लास्ट क्लास में। एक बात हमने ये की थी कि जो आपका बोल्ट होता है उसका जो पार्ट एक्चुअली आपके मेंबर्स के साथ या फिर अगर वॉशर लगा हुआ है वॉशर के साथ इन कांटेक्ट होता है, दैट इज़ द वॉशर फेस ऑफ द बोल्ट, और वॉशर फेस ऑफ द बोल्ट इज नॉर्मली टेकन एज 1.5 टाइम्स द मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। जो भी मेजर डायमीटर डी है तो डी डब्ल्यू इज टेकन एज 1.5 टाइम्स डी। इस केस के लिए जो हमारा केस बन रहा है केस बी, इसकी जो भी स्टिफनेस होगी वी एक्चुअली सॉल्व फॉर द स्टिफनेस ऑफ दिस थिंग, और जो स्टिफनेस निकल के आ रही थी इट वाज दिस क्वांटिटी हेयर। अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आपके पास मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आपके पास मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, जो आपके पास कोन का हाफ एंगल आ रहा है अल्फा वो है, आपके पास लेयर जो ये भी फ्रस्टम बन रहा है इसकी थिकनेस टी है, आपके पास इस फ्रस्टम का जो भी छोटा वाला डायामीटर बन रहा है कैपिटल डी है,
ठीक है, और बोल्ट का डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स दैट आर कमिंग अप इन हियर, ये भी हम बात कर चुके हैं। हमने इसमें ये बोला था कि द नॉर्मली द एंगल अल्फा दैट वी टेक इज 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज अगर हम अपनी पिछली इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं तो बेसिकली टेंजेंट अल्फा बिकम्स टेंजेंट 30, वी कैन डू दैट एंड वी कैन multiply all the constants together and we get this particular equation 8-20। आपने हर फ्रस्टम जो आपके सिस्टम में फॉर्म हो रहा होगा उसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, और जब सारे फ्रस्टम की इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी वी विल देन ऐड ऑल द स्टिफनेसेस ऑफ ऑल द फ्रस्टम्स इन सीरीज। तो सीरीज में स्टिफनेसेस इनवर्स की फॉर्म में ऐड होती हैं, वी नो दिस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देन वी सेट के देयर कैन बी केसेस जब आपके जो भी ज्वाइनिंग मेंबर्स होंगे वो सब सेम मटेरियल के बने हुए होंगे। तो इफ़ दैट इज़ अ केस कि जब आपके सारे मेंबर्स सेम मटेरियल के हैं प्लस आपका अगर वॉशर लगा हुआ है वो भी सेम मटेरियल का है, देन वी कैन एक्चुअली कैरी आउट दिस थिंग ourselves in terms of the parameters, और हम उसको एक सिंपल इक्वेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि पूरी कंबाइंड स्टिफनेस सारे मेंबर्स की दे सकती है। तो दैट इज इक्वेशन 8-21। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम डी डब्ल्यू को 1.5d प्लग इन करते हैं और अल्फा को 30 डिग्रीज प्लग इन करते हैं, वी एंड अप विद इक्वेशन 8-22, जिसके अंदर हमारे पास अब जो पैरामीटर्स रह गए हैं दैट इज जस्ट द ग्रिप लेंथ L, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड द बोल्ट डायमीटर D। ठीक हो गया। राइट, तो इफ वी हैव दिस व्हाट एल्स कैन वी डू। हमें जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई मटेरियल ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें सेम मटेरियल यूज हो रहा है, वी कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड अप्लाई 8-22। हमें हर मटेरियल की अलग अलग फ्रस्टम्स को सॉल्व करके सीरीज में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। व्हाट दिस स्लाइड इज शोइंग अस इज, ये एक सेक्शन में मैं करा चुका था और एक सेक्शन में ये स्लाइड कवर नहीं हो सकी, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस स्लाइड। किया हुआ क्या हमने, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल थे। जो हमने अभी मॉडल डिस्कस किया है दैट इज द मॉडल इन विच वी आर टेकिंग आइदर एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज और एंगल 45 डिग्रीज ले लें। अगर हम एंगल को वेरी कर रहे होंगे, यानी कि जो अगर इफ यू आर ट्राइंग टू मॉडल दैट नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज दिस मॉडल हेयर, ठीक है। इन सारे मॉडल्स को अगर हम अपनी न्यूमेरिकल सिमुलेशन के साथ कंपेयर करें तो व्हाट वी फाइंड आउट इज दैट the case when alpha is taken as 30 degrees actually matches very well with FEA results, ठीक है। तो that is why in our book and in our numericals we are going to work with alpha equals to 30 degrees। सही हो गया। What else can be done, जो हमारे FE के रिजल्ट निकल के आ रहे थे, अगर हम FE के रिजल्ट्स को कर फिट कर दें तो we should be able to apply these results directly। FE के रिजल्ट्स को डायरेक्टली मॉडल करने के लिए people what they have done is they have come up with an exponential equation। अब चूंकि ये कर्व फिटिंग इक्वेशन है, ये हर मटेरियल के लिए they try to find out what the parameters are going to be। तो this equation here is coming first of all from FEA curve fitting, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कैन नॉट बी जनरली वैलिड, ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है अगर आपको जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे आपको चाहिए, पैरामीटर्स ए और बी, अगर वो मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है आपका मटेरियल, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन 8-23, अदरवाइज यू कैन नॉट। अदरवाइज आपको 8-22 यूज करनी पड़ेगी विच इज जनरली अवेलेबल फॉर एनी मटेरियल दैट यू हैव। Just like 8-22, 8-23 is also only for cases जबकि आपके सारे पार्ट्स जो हैं सेम मटेरियल के बने हुए हो, ठीक है। सारे ज्वाइनिंग मेंबर्स आपके सेम मटेरियल के बने हुए। अगर सेम मटेरियल के नहीं बने हुए देन यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व फॉर द स्टिफनेस ऑफ ईच मेंबर सेपरेटली एंड ऐड देम इन सीरीज, ठीक है। तो 8-22 और 8-23 इज आर ओनली वैलिड व्हेन यू हैव द सेम मटेरियल थ्रू आउट विच इंक्लूड्स द वॉशर्स एज वेल। सही हो गया। अच्छा, अब
what we this was all a revision of what we did in the lecture. तो पहले 10 मिनट तो हमने इसके ऊपर स्पेंड किया, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं कि हमने अभी न्यूमेरिकल क्या देखना है। न्यूमेरिकल्स में अगेन द एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही न्यूमेरिकल है जिसकी बोल्ट स्टिफनेस हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमने जो काम पहले किया हुआ है, हमने बोल्ट की सूटेबल लेंथ निकाली थी। अगर मैं एक सर्टन बोल्ट से सर्टन थिकनेसेस की प्लेट्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो वी फाउंड आउट कि उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। वी ऑल्सो फाउंड आउट द बोल्ट स्टिफनेस। तो अगर हम अपने बोल्ट्स को देखें, हमने बोल्ट को देखें यहाँ पे, तो हमारा बोल्ट जो है उसका डायामीटर जो है वो दैट इज़ 14 mm और उसकी पिच जो है दैट इज़ 2 mm। सही। आपकी जो प्लेट्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, द थिकनेसेस ऑफ द प्लेट्स आर 15 mm ईच। सही है, दोनों प्लेट्स स्टील की बनी हुई है, तो इट्स अ केस ऑफ सेम मटेरियल। सही है। तो अब हमने करना क्या, हमें मेंबर्स की स्टिफनेस निकालनी है। अब केएम निकालनी है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, सेम मटेरियल है, कोई वॉशर नहीं है। क्वेश्चन के अंदर वॉशर भी स्टेटेड नहीं था, तो वी डू नॉट नीड टू कंसिडर अ वॉशर इन दिस केस। तो द टोटल थिकनेस दैट वी हैव इज 30 mm। सही, जो टोटल ग्रिप लेंथ है दैट इज 30 mm। ग्रिप लेंथ भी हमने 8-11 जब हमने इनिशियली अटेम्प्ट किया तो उसमें ग्रिप लेंथ निकाली थी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 30 mm। अब जब भी ये वाला केस आएगा, व्हेन यू हैव एनी नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ द सेम मटेरियल, you can go ahead and you can apply equation 8-22। ठीक है। तो 8-22 इज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए व्हाट यू नीड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यू नीड द बोल्ट डायमीटर, द मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, एंड यू नीड द ग्रिप लेंथ। ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल देखा था 8-7। लेट मी जस्ट गो बैक टू यू, आई वांट टू शो यू समथिंग। इसके अंदर आपको इलास्टिक मॉड्यूलस भी अवेलेबल है कॉमनली यूज मटेरियल्स का, अदरवाइज यू कैन सर्च द इंटरनेट। ठीक है, आप सर्च करके निकाल लें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पर्टिकुलर मटेरियल का क्या होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी एबल टू यूज दिस। सही है। तो इसमें आपको स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन के मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी अवेलेबल है, और एसआई सिस्टम में भी अवेलेबल है और इंपीरियल सिस्टम में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोग तो विल स्टिक विद एसआई सिस्टम इन आवर न्यूमेरिकल्स, ऑल्दो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे विच इज़ इन द इंपीरियल सिस्टम, बट आई वोंट आस्क टू सॉल्व इन दैट सिस्टम। ठीक है, हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एसआई यूनिट्स पे काम करें। नाउ तो लेट मी जस्ट क्विकली गेट बैक टू दिस पॉइंट। तो हम लोगों को सब कुछ पता है इस प्रॉब्लम के बारे में। वी नो दैट द ग्रिप लेंथ इज 30 mm, वी नो दैट द मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 207 गीगापास्कल। सो इसमें मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में डालने की कोशिश की है। तो दिस गीगापास्कल रिजल्ट्स इन 10⁻⁹, डायमीटर इज 14 mm, तो दैट इज 10⁻⁻3। इस टर्म के अंदर आई एम नॉट कंसिडर्ड 10⁻⁻3 बिकॉज ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर mm आएगा, तो वो 10⁻⁻3 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस 14 and 30 ऑल्दो दे आर इन mm, आई डिड नॉट राइट इट बिकॉज इट विल इवेंचुअली कैंसिल आउट। ठीक है। तो so what can you see here, the actual application of the equations that we derived earlier is very straightforward। तो आपको अगर सेम मटेरियल आ रहा है, आपको उसकी ग्रिप लेंथ निकालनी है, आपको बोल्ट डायमीटर पता होना चाहिए, आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होना चाहिए, एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स। सही है। तो दिस वाज इक्वेशन 8-22। अभी हमने देखा था कि एक इक्वेशन 8-23 भी थी जो कि हम यूज कर सकते हैं, दैट वाज कमिंग अप फ्रॉम द एफईए रिजल्ट्स। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व फिट जो आ रहा था एफईए रिजल्ट्स का, वो भी यूज हो सकता है। अब इस केस में हमारे पास टेबल है जो कि हमें विजिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए और बी चाहिए। हमारा केस है स्टील का, तो स्टील के लिए जो ए है दैट इज 0.78715 और जो बी है दैट इज 0.62873, ई इज 207 गीगापास्कल्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें के एम निकालने के लिए, यू गेट इक्वेशन फॉर के एम, प्लग एवरीथिंग इन एंड यू गेट an expression for km basically। तो E is 207 gigapascals, D is 14 mm, A is 0.78715, B is 0.62873 and DL both are in mm। तो 10⁻³ मैंने अभी लिखा नहीं है because it will cancel out। तो if we solve for this we get a result which is actually very very close to the one earlier। तो पहले जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था that was 3116.5 and this time around the result is 3059.01। तो इसीलिए
we are using the alpha equals to 30 degrees because the FEA results match very well with that particular angle. तो जो एक्चुअल डिफरेंस निकल के आ रहा है दोनों केसेस में, अगर मैं अपना मेन केस बनाऊं 3059 को, तो आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट 3116 minus 3059 divided by 3059, that turns out to be a difference of less than 2%. Actually it's around 1.8%. ठीक है, तो जस्ट शोइंग यू कि आप बहुत इजीली अपने जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. आपको दो टर्म्स चाहिए थी सेम मटेरियल के लिए, आपको डी चाहिए था और आपको एल चाहिए था. इफ़ यू नो बोथ ऑफ देम यू कैन डायरेक्टली गेट द मेंबर स्टिफनेस. तो ये तो बहुत आसान एक न्यूमेरिकल था हमारे लिए जब मेंबर्स का मटेरियल सेम था. वी नाउ नीड टू लुक एट अ प्रॉब्लम जिसमें मेंबर्स का मटेरियल सेम नहीं होगा. तो फॉर दैट लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम जो है बुक की एग्जाम्पल 8-2 है. अब इसमें एक जो इशू है वो ये है कि दिस प्रॉब्लम इज इन द इंपीरियल सिस्टम. ठीक है, दैट डज नॉट मैटर टू अस. हम लोगों ने उसमें सोल्यूशन नहीं करना. वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द मेथड इटसेल्फ. ठीक है, तो अब जिस तरीके से हमने ये बोला था कि जब भी आपके पास मेट्रिक बोल्ट्स होंगे तो मेट्रिक बोल्ट्स को डिफाइन करने के लिए व्हाट कैन वी डू. किस तरीके से मेट्रिक बोल्ट्स डिफाइन होते हैं? मेट्रिक बोल्ट्स डिफाइन होते हैं यूजिंग एम डी टाइम्स पी. सही हो गया. तो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द पिच. इन द केस ऑफ एन अमेरिकन स्टैंडर्ड बोल्ट, आपको जो जिस तरीके से आपको अपने रिजल्ट जिस तरीके से वॉशर को नेम किया जाता है उसके अंदर व्हाट यू हैव इज यू हैव द बोल्ट डायमीटर डैश and you have the number of threads per inch. ठीक हो गया. And then you are specified whether this is a fine series or a coarse series. So United National is this standard and you can have a C or a F here that would represent a coarse series or a fine series. आगे की जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे this is the material grade of the bolt और अभी हम material के ऊपर अगले लेक्चर के अंदर आएंगे. ठीक है, they are also telling us कि आपका जो ये पर्टिकुलर केस है इसमें वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड वॉशर विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील. ठीक है, तो हाफ एन हेयर इट इज़ ट्राइंग टू शो यू कि किस आपकी किस डायमीटर का बोल्ट है एंड हाफ इज द बोल्ट डायमीटर. ठीक है, तो कितना वाइड बोल्ट है इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड हाफ इज शोइंग यू कि बोल्ट का डायमीटर क्या है. तो बोल्ट का डायमीटर इज द सेम, इट्स अ हाफ इंच विच इज शोन हेयर. तो हमारे केस में जो बोल्ट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए दैट इज डी. डी हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा. तो आवर डायमीटर इज हाफ इंच. हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में 3 काम करने हैं. पहला काम यह है कि हमें मेंबर स्टिफनेस की एम निकालनी है अगर टॉप प्लेट स्टील की हो और बॉटम प्लेट ग्रे कास्ट आयरन की हो. तो वी हैव इफ वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स वी नीड टू लुक एट द मेथड विद विच वी कैन सॉल्व दिस केस. हेयर केस बी और सी जो है उसके अंदर दे आर सेइंग कि अगर आपका दोनों मटेरियल सेम हो यानी स्टील का हो सब कुछ, देन लेट्स सॉल्व इट विद इक्वेशन 8-22 इन केस बी. कॉनिकल फ्रस्टा मेथड बेसिकली जो फ्रस्टम्स वाला मेथड है उसको ही हमने जनरलाइज की, उसको ही हमने एक पर्टिकुलर केस सॉल्व किया था जब हमारा मटेरियल सेम है तो हमारी 8-22 इक्वेशन निकल के आई थी. तो दिस मेथड हेयर यूजिंग व्हेन दे से यूजिंग द मेथड ऑफ कॉनिकल फ्रस्टा दिस मीन्स दे आर ट्राइंग टू आस्क अस कि आप 8-22 इक्वेशन यूज करके सॉल्व करें. और इक्वेशन 8-23 जो थी वो हमारी FEA की कर्व फिट इक्वेशन थी. तो दे आर ट्राइंग टू आस्क कि आप बी और सी के अंदर दोनों तरीके से सेम मटेरियल वाला केस सॉल्व करें और फिर उसको कंपेयर करके देखें. तो जो काम हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है 8-11 के अंदर सेम काम हमने अभी इसमें भी करना. तो हाउ डू वी प्रोसीड. सबसे पहला काम ये होगा वेन एवर यू गेट अ प्रॉब्लम लाइक दिस. So let me just go to the whiteboard first because I want to tell you how to actually initiate this problem. So in order to initiate this problem, what do we have in reality? We have a washer here. ठीक है, फिर हमारे पास
एक प्लेट है और फिर हमारे पास दूसरी प्लेट है। ये हमने बात की नहीं थी, बट इन यहाँ पे हमें गिवन ये है कि दिस टॉप प्लेट इज 0.5 इंचेस और जो बॉटम प्लेट है दैट इज 0.75 इंचेस। सही है। आपका वॉशर है, इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी जो कि हम अपेंडिक्स से निकाल सकते हैं। सही। अब आपने जो फ्रस्टम्स फॉर्म करने हैं, जो फ्रस्टा फॉर्म करने हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी जस्ट टू फ्रस्ट, एक इंक्रीजिंग सेक्शन आएगा और एक डिक्रीजिंग सेक्शन आएगा। ठीक है। तो आपने हमेशा ये फॉर्म करने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इन दोनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो वट एवर टोटल लेंथ यू आर गेटिंग, तो जो आप, अगर मैं आपके वॉशर के स्टार्ट से लेंथ काउंट करूं आपके एंड तक, अगर बॉटम पे भी वॉशर होता है तो वो भी काउंट होता है इसके अंदर। दिस एंटायर थिंग इज योर ग्रिप लेंथ। ठीक हो गया। तो आपकी जो भी ग्रिप लेंथ है दैट नीड्स टू बी हाफ्ड, उसको हम आधे में उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रस्टा को। then once we reach the maximum then we start reducing it again। तो आपके फ्रस्टा हमेशा इसी तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है। देर देर इस पॉसिबिलिटी हमने पिछली क्लास में बात भी की थी कि एक मटेरियल के अंदर आपके पास दो फ्रस्टम्स आ रहे हो। तो यानी कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर मटेरियल जो आपका मटेरियल 2 है, इसके अंदर एक फ्रस्टम आ रहा है जिसमें आप इस डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, और दूसरा वाला ये है कि जिसमें आप बॉटम टू टॉप एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रस्टम। ठीक है। तो आपको कितने केसेस सॉल्व करने हैं? आपके पास वॉशर में एक फ्रस्टम है, आपके पास टॉप लेयर में एक फ्रस्टम है, आपके पास बॉटम लेयर के अंदर दो फ्रस्टम्स है। ठीक है। व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि हमने मटेरियल का डिफरेंस देखना है, हमने पार्ट्स का डिफरेंस नहीं देखना। तो इफ आवर वॉशर इज मेड अप ऑफ स्टील and the top layer is also made up of steel, so we can solve this part as one। ठीक है। और फिर सेकंड वाले केस को हमें अलग करना है और फिर इस वाले केस को भी हमें अलग करना है। तो मैं इन रियलिटी वी हैव टू सॉल्व 1 2 एंड 3 फ्रस्टम्स। ठीक है। जो ये काम हमें करना है। तो लेट्स हेड बैक टू द प्रॉब्लम एंड सी कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने ग्रिप लेंथ बेसिकली निकाली है। तो ग्रिप लेंथ निकालने के लिए हमें वॉशर की थिकनेस पता होनी चाहिए। वॉशर की थिकनेस निकालने के लिए आपको बोल्ट का डायमीटर पता होना चाहिए। तो बोल्ट का डायमीटर आपका ½ इंच का था। और इंपीरियल सिस्टम के लिए जो हमारा अपेंडिक्स था दैट वाज A-32। उसके अंदर हम गए, हमने अपने डायमीटर के अगेंस्ट अपना वॉशर का की थिकनेस निकाली, दैट केम आउट टू बी 0.095 इंचेस। आप SI के लिए करेंगे, आपको आपका डायमीटर पता होगा, आप यू कैन गो टू द अपेंडिक्स A-33 एंड यू कैन फाइंड आउट कि वॉशर की क्या थिकनेस आ रही है। सही हो गया। अब हमारे पास टोटल ग्रिप लेंथ कितनी है? टोटल ग्रिप लेंथ है आपकी जो भी मटेरियल है, पहली लेयर जो है उसका डायमीटर, उसकी थिकनेस प्लस सेकंड लेयर की थिकनेस प्लस वॉशर की थिकनेस, तो इट्स 0.5 प्लस 0.75 प्लस 0.095, दैट गिव्स यू द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रिप। हमने ये बात की कि हमारा जो ग्रिप के अंदर दो फ्रस्टा फॉर्म हो रहे होते हैं, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो हर फ्रस्टा की जो थिकनेस आएगी दैट इज गोइंग टू बी हाफ द ग्रिप लेंथ, दैट कम्स आउट टू बी 0.6725। तो 0.6725 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज एक्चुअली द टोटल ग्रिप लेंथ। जो भी ग्रिप लेंथ आ रही है उसको आप हाफ कर देते हैं। सही। हाफ ग्रिप लेंथ में फ्रस्टा इंक्रीज हो रहा होता है, फिर हाफ में डिक्रीज हो रहा होता है। सही। अब एक तो थिकनेसेस आ गई, तो थिकनेसेस हमने निकाल ली कि हमारे पास पहली जो इंपॉर्टेंट थिकनेस है कि हमारे फ्रस्टा जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं उसकी टोटल क्या है। ये 0.00775 कैसे आ रहा है इस पर हम अभी आ जाएंगे। ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ 0.6725 वाली जो थिकनेसेस आ रही थी उनको एक देखा है कि टोटल ग्रिप लेंथ को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर फिर हमने ये देखना है कि ये डायमीटर्स जो आ रहे हैं कुछ, ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये 0.75 इंचेस का डायमीटर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली जस्ट 1.5 टाइम्स डी। हमने ये बोला था कि जो भी आपका वॉशर फेस होता है, तो जो आपका बोल्ट है इसका डायमीटर डी है, तो जिसका वॉशर फेस बनेगा it is going to be larger than the diameter of the bolt and usually smaller than the bolt head। ठीक है। हेड की विड्थ से नॉर्मली कम होता है, तो दिस इज जस्ट 1.5 टाइम्स डी।
ये जो वॉशर फेस होता है आपका, वॉशर फेस इज द वन विच इज एक्चुअली अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द पार्ट्स एंड द वॉशर्स। सही है। तो जिस रीजन से आपका फ्रस्टम एक्सपैंड हो रहा होगा तो उसका जो स्टार्टिंग विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी द वॉशर फेस डायमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1.5 multiplied by half inch comes out to be 0.75 inches। सही है। तो इधर we just trying to show you कि in reality वो it is going to be larger than the bolt major diameter। सही हो गया। फिर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बोल्ट की हर जो फ्रस्टम, आप सॉरी बोल्ट नहीं, आपके मेंबर्स के अंदर हर जो फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है उसका जो स्मॉलर वाला डायमीटर है वो निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप अभी हमने हमारे पास कितने फ्रस्टम फॉर्म हो रहे हैं, हमने अभी बात की थी कि आपका एक फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है ये वाला विच इज कवरिंग योर वॉशर एंड योर टॉप प्लेट। सही है। दूसरा फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है आपका दिस वन, आई शुड चेंज द कलर, लेट मी जस्ट चेंज द कलर है। तो एक फ्रस्टम ये वाला फॉर्म हो रहा है और तीसरा फ्रस्टम ये वाला फॉर्म हो रहा है। इसके हर केस के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि स्मॉलर वाला डायमीटर कितना है। तो फ्रस्टम वन के लिए स्मॉलर डायमीटर इज दिस वन, दिस इज द स्मॉलर डायमीटर। उसका हमने उसकी वो डायमीटर हमने निकाल दिया। जो सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए द स्मॉलर डायमीटर इज दिस थिंग हियर। सही। तो दिस you can find out using the triangle which is this one here। ये triangle को यूज करते हुए आप उसको निकाल सकते हैं। एंगल हमें पता है, द एंगल इज अल्फा। तो this basically turns out to be 0.75 में हमें क्या चीज ऐड करानी है, हमें ये वाला पार्ट ऐड कराना है और हमें सिमिलरली ये पार्ट भी ऐड कराना है। ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू ऐड दीज टू पार्ट्स एंड दिस इज if I draw the triangle here, basically मैं इसको थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ यहाँ पे so that it becomes clear to us। तो this angle is alpha, this thickness we need to find out कि ये thickness t कितनी है, and this x we need to identify। तो first of all we can see that x upon t is going to be tangent alpha। The thickness here, let me clean this up। The thickness from here till here is just the thickness of the washer plus the first layer। तो washer की thickness आपके पास आ रही थी 0.095 और first layer की thickness आपके पास थी 0.5। तो this thickness right here is 0.595। तो मैं अगर 0.595 tangent alpha कर दूं तो I can find out x। तो I have two values of x, this is x here to here, similarly this thing is also x। So what I need to do is I need to add 0.75 and 2 times 0.595 tangent alpha। सही हो गया। तो इससे वी कैन फाइंड आउट कि आपके पास जो सेकेंड फ्रस्टम है उसके अंदर कैपिटल डी क्या आ रहा है। कैपिटल डी हमने कहा था इज द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम। ठीक हो गया। लेट्स कम बैक। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट दिस 0.527 एज वेल। ठीक है। तो ये निकालने के लिए what do we need to do, हमें सेम काम करना है। हम 0.75 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग एट 0.75 और 0.75 से स्टार्ट करने के बाद हम उसके अंदर अब यहाँ तक का डिस्टेंस ऐड करा रहे हैं। तो दिस इज योर x नाउ एंड दिस थिकनेस t नाउ बिकम्स 0.6725। तो मैं अगर 0.6725 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट अल्फा कर दूं, ठीक है, तो दिस बिकम्स 2x
प्लस 0.75 गिव्स मी 1.527। सही हो गया। तो आपको ज्योमेट्री में बेसिक ट्राइंगल सॉल्व करने पड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, वो हमें हर दफ़ा करने पड़ेंगे। जितने फ्रस्टम्स बन रहे हैं उसके अंदर जो कैपिटल डी आ रहा है उसका माइनर डायमीटर वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। वंस वी डू दैट देन वी कैन प्रोसीड। तो हमें अगला जो काम करना है वो अब हमें डायरेक्टली इक्वेशंस अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो पूरी टेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है, दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू। तो इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑल्सो रीड दिस। अब हमारे पास 3 फ्रस्टम्स हैं, तीनों पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। हर फ्रस्टम की मुझे थिकनेस पता होनी चाहिए, उसका कैपिटल डी पता होना चाहिए, बोल्ट डायमीटर तो सेम रहेगा थ्रू आउट, मटेरियल की स्टिफनेस पता होनी चाहिए, मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 3 दफ़ा। 3 फ्रस्टम्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, K1 K2 K3 हमें निकालना है। तो पहले केस के लिए हमारे पास जो थिकनेस आ रही है फ्रस्टम की दैट इज 0.595, ये हमने अभी बात की थी। पहला केस जो है हमारा वो वॉशर प्लस पहली लेयर पे कंप्राइज कर रहा है। Why did we combine the washer with the first layer? Because सेम मटेरियल है। फ्रस्टम चेंज होता है आइदर जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला रीजन चेंज हो रहा हो या फिर मटेरियल चेंज हो रहा हो। सही है। तो हमारा वॉशर और पहली लेयर सेम मटेरियल की बनी हुई, वी कैन कंबाइन देम इनटू द सेम फ्रस्टम। हमारे पास थिकनेस 0.595 आ गई। ठीक है, तो आपके पास जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। डायमीटर इज 0.5 इंच। सही हो गया। कैपिटल डी इन द फर्स्ट फ्रस्टम इज 0.75, जो छोटा वाला जो डायमीटर होता है दैट इज द कैपिटल डी। तो 0.75 आ गया। वी प्लग एवरीथिंग इन, वी कैन फाइंड K1। ठीक हो गया। सेम थिंग वी कैन डू फॉर द सेकेंड फ्रस्टम एज वेल। अब सेकेंड फ्रस्टम के लिए जो हमारे पास थिकनेस टी आ रही है दैट इज 0.6725 माइनस दिस एंटायर थिंग, जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। तो 0.595 माइनस करना पड़ेगा 0.6725 से, दैट रिजल्ट्स इन 0.0775। ठीक, इस केस में कैपिटल डी क्या आ रहा है? इस केस का कैपिटल डी हमने पीछे देखा था, इट टर्न्स आउट टू बी 1.437 विच इज एक्चुअली 0.75 प्लस 2 टाइम्स 0.595 टेंजेंट 30। ये हमने पीछे देखा था, यू कैन गो बैक एंड लुक एट इट। प्लग एवरीथिंग इन। ठीक है, प्लग एवरीथिंग इन, मटेरियल चेंज हो गया है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो गया है, बोल्ट डायमीटर रिमेन्स द सेम, तो स्मॉल डी इज द बोल्ट डायमीटर रिमेन्स द सेम, कैपिटल डी चेंज्ड। ठीक है, कैपिटल डी has changed, thickness has changed, bolt diameter is the same, plug everything in, you get K2 as well। तो this is just an application। हमें करना क्या है? हमें हर फ्रस्टम के लिए हमें T निकालना है और कैपिटल D निकालना, दैट इज द जॉब। थर्ड केस में आ जाए। थर्ड केस द केस व्हेन वी हैव दिस डिक्रीजिंग फ्रस्टम हियर। इस केस में कैपिटल डी क्या होगा? इस केस में जो हमारा कैपिटल डी आ रहा है दैट कैपिटल डी इज ऑल्सो 0.75। ठीक है, छोटी वाली साइड काउंट होती है, छोटी वाली साइड इज 0.75, इसलिए हमने यहाँ पे 0.75 प्लग इन किया हुआ है। ई जो भी मटेरियल उसका आ जाएगा। सही है। थिकनेस दिस टाइम अराउंड इट्स 0.6725, दैट इज कम अप। Small d is a bolt diameter which is the same in this case, it's 0.5. Plug everything in, you get K3. K1, K2, K3 निकल के आ जाता है, you just need to add them in series। और सीरीज में ऐड करने का मतलब ये होता है कि उनके इन्वर्सेस ऐड होंगे, और जो इन्वर्स एडिशन आ रही है उसका आप इन्वर्स लेंगे तो आपके पास Km आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। इन्वर्स में जब भी स्प्रिंग्स चीज़ें ऐड होती हैं तो यू विल फाइंड आउट कि द रिजल्ट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट केस हेयर। तो आपकी जो टोटल स्टिफनेस निकल के आ रही है दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल स्टिफनेस विच वाज 14 हेयर। ठीक है, उससे भी छोटी निकल के आ रही है। नाउ दिस पार्ट्स डन। के हम निकाल सकते हैं, हम लोग रिविजिट करें इसको, दोबारा से देखें हमने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। मैं क्विकली बता दूं आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितने डिफरेंट फ्रस्टम के केसेस सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, यू कैन कंबाइन देम टुगेदर।
मेकिंग श्योर कि आपका इंक्रीजिंग केस है तो इंक्रीजिंग में हो दोनों पार्ट्स, और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग में हो दोनों पार्ट्स। अगर सेम मटेरियल है और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की ट्रांजिशन आ रही है, जैसे इस केस में आ रही है कि फ्रॉम दिस लाइट पिंक कलर थिंग दिस इज द सेम मटेरियल, बट इसके अंदर दो फ्रस्टम्स बनाने पड़े क्योंकि एक पार्ट इंक्रीजिंग है एक पार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, आपको थिकनेस निकालनी है हर फ्रस्टम की और आपको कैपिटल डी निकालना है हर फ्रस्टम का, देन यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया, आगे आए। अगला क्या केस था आपका? अगला केस ये था कि इफ वी अज्यूम दैट द एंटायर जॉइंट इज मेड अप ऑफ स्टील, वी कैन अप्लाई इक्वेशन 8-22 एंड वी कैन अप्लाई इक्वेशन 8-23 एज वेल। तो अब इक्वेशन 8-22 के अंदर इफ यू रिमेंबर, हमने अभी थोड़ा पिछले सवाल में भी देखा है कि आपको ग्रिप लेंथ इंपॉर्टेंट होती है और आपको बोर्ड का डायमीटर इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल सेम है तो दैट मटेरियल E remains the same. Bolt diameter or grip length is simply 0.6725 multiplied by 2, that is 1.345 inches. सही, एक फॉर्मूला है, उसके अंदर ग्रिप लेंथ प्लग इन कर दी, उसके अंदर E प्लग इन कर दिया, उसके अंदर स्मॉल d प्लग इन कर दिया, यू कैन फाइंड आउट Km। ठीक है, सेम थिंग वी कैन डू विद इक्वेशन 8-23। जो हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखा था, टेबल में जाके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टील के लिए हमने इक्वेशन के पैरामीटर्स निकाले हुए थे, द सेम पैरामीटर्स आर रिटन हियर, ए और बी। ठीक है, इक्वेशन में क्या होता है, यू हैव ई मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोनेंशियल ऑफ बी डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। वी हैव प्लग्ड एवरीथिंग इन हियर, ऑटोमेटिकली प्लग हुआ हुआ इसके अंदर। सॉल्व करें, रिजल्ट निकल के आ रहा है 14.92, पहले निकल के आया था 14.64। अगेन द एरर इज एक्चुअली लेस देन 2%। जो हमारा पिछले क्वेश्चन में भी सेम केस आ रहा था कि हमारा जो एक्चुअल एरर था इन दोनों इक्वेशंस का, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज स्टिल ट्रू हियर। सही, तो दिस इज बेसिकली इट। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट द बोल्ट मटेरियल्स, जिसको हमने थोड़ा सा भी एक इस क्वेश्चन के स्टार्ट में डिस्कस भी किया था कि मटेरियल का जो ग्रेड होता है हर बोल्ट का, दैट इज ऑल्सो अ पैरामीटर जो कि बोल्ट के नाम के साथ स्टेटेड होता है नॉर्मली। सही, तो विल टॉक अबाउट दैट यूजिंग दीज सॉल्यूशंस जो मैंने अभी किए हैं। ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, कहीं पे फंसे तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। सही है, इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखिएगा वीडियोस को, ठीक है, रिपीट कीजिएगा, ट्राई टू सॉल्व देम। बुक के एंड पे, जो चैप्टर के एंड पे, चैप्टर 8 के एंड पे, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्राई टू अटेम्प्ट देम। SI के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अटेम्प्ट करें। एक ही प्रॉब्लम बुक जो है डिफरेंट के तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसमें ये भी होता है कि आप का सिंपल नट बोल्ट है, फिर वॉशर के साथ है, और फिर एक ऐसा केस है जिसमें आपका एक पार्ट ही थ्रेडेड है इंस्टेड ऑफ हैविंग ए नट। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व देम, सी वेदर यू गेट द आइडिया ऑफ दिस मेंबर स्टिफनेस थिंग एज वेल। सही है, तो लेट्स स्टॉप this here and I'll see you in the next live lecture. Thank you. Assalamu alaikum.